क्लास लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर है तो दिखेगा। आपके साथ मैं कृष्णा शर्मा। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री द्वारा नई शिक्षा नीति पर आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई सवाल उठाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई शिक्षा नीति 2020 में राज्यों की भूमिका और राज्यों की हिस्सेदारी को लेकर सवाल उठाया। सादर प्रणाम है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, ये नई शिक्षा नीति पर जो आज चर्चा हम कर रहे हैं, ये इसके लिए तो मैं सर्वप्रथम केंद्र सरकार को बधाई देता हूं, चूँकि इसके सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि इस नीति में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो राज्य सरकारें हैं, क्योंकि सभी चीज़ों को धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों को ही होनी है, उन्हीं को करना है। इसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोड़ दिया जाए, अगर उसे नज़रअंदाज करते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा नुकसान का कारण भी भविष्य में बन सकता है। हम किसी चीज़ को अगर प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के समय वो बहुत अच्छी चीज़ें उभर के आती हैं, लेकिन जब हम इसको रेप्लिकेट करते हैं तो ये बहुत बुरा प्रभाव भी दिखाता है। मुझे लगता है कि राज्य सरकारों के साथ, शिक्षाविदों के साथ, शिक्षकों के साथ और काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं देश के अंदर, और यहाँ तक छात्रों को भी इस नई नीति में शामिल करना चाहिए। उनसे भी विचार विमर्श करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता होनी चाहिए। और चूँकि ये समवर्ती सूची का विषय भी है और स्टेक होल्डर भी राज्य सरकारें हैं, और पारदर्शिता और परामर्श इसमें मुझे लगता है कि अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सरकार, हमारे डेमोक्रेसी में सरकारें 5 साल के लिए होती हैं। 5 साल के बाद फिर नई तरीके से भी लोग सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। 30-40 सालों के लिए ये योजनाएं बन रही हैं और इसमें बहुत सारे वर्ग इसमें आते हैं लोग। हम जानते हैं कि हमारे देश की जो बनावट है, हमारे देश का जो व्यवस्था है और देश में जो लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरीके से है। इस दस्तावेज में जो चीज़ें देखी गई है या देख रहा हूँ मैं, उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही है जहाँ पर हमको कई चीज़ें सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में के बीच में जो आज तक का जो शिक्षा के व्यवस्था में जो संबंध रहे हैं, उसमें खास तौर पर जो आर्थिक व्यवस्था है, जिसमें धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर वहन करती हैं। मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से स्थिति बनी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो समन्वय बना, पहले 75-25 का रेशियो होता था, फिर बाद में के वो जल करके राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ने लगा, और धीरे धीरे ये इस तरीके से होने लगी। लगता है कि आने वाला समय में पूरी बोझ राज्य सरकारों को ही उठानी पड़ेगी। इसमें इतने बड़े रिफॉर्म्स में किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी, ये स्पष्टता नहीं है, ये स्पष्ट होना चाहिए था। और चूँकि हमारे प्रधानमंत्री देश की मजबूती के लिए, राज्य की मजबूती के सिद्धांत के पक्षधर हैं, और इस पॉलिसी में जिस तरीके से निजीकरण की भी कुछ बातें आई है, उस निजीकरण से थोड़ी सी मुझे लगता है कि हमारे जो फेडरल सिस्टम है उसमें थोड़ा सा कहीं आघात ना हो, ये भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां ये जो हमारे बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल जैसे राज्यों के लिए जो इसकी भौगोलिक संरचना कुछ इस तरीके से है, जहाँ पर इस तरीके की कार्य योजनाओं को लागू शायद हम करने में बहुत हमें कठिनाइयाँ होंगी, क्योंकि प्राइवेट संस्थाएं जंगलों में आके नहीं लगाएंगी। अगर किसी भी तरीके से आती भी हैं तो उस जगह पर आएंगे जहाँ लोगों की संख्या अधिक हो, घनत्व अधिक होगा,
और जिस तरीके से इस पॉलिसी में मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्टों के विषय में भी कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी खोलने की बात कही गई है, वो किस तरीके से होगा ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी हमारे पास शिक्षकों का जो अभाव है, जिस तरीके से कहा जाए कि अभी हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से पसार रखा है, इसको अभी हम समेट भी नहीं पाए हैं। हम एक नई रास्ते की ओर जा रहे हैं। और चूँकि हम जानते हैं, जैसे कुछ आंकड़े हमारे पास हैं, लगभग देश में 14 करोड़ लोग किसान हैं, 10 करोड़ लोग जो भूमिहीन हैं, 15 करोड़ लोग जो खेतीहर मजदूर हैं, जिनके पास मजदूर तो है लेकिन उनके पास ज़मीनें नहीं हैं। ऐसी स्थिति है। तो इसमें बहुत बड़ा वर्ग, और इसके साथ साथ जो हमारे देश के अंदर आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर की जो संख्या है, आदिवासी पिछड़ों की जो संख्या है लगभग 70 से 80%, वो किस तरीके से सरवाइव करेंगे इस नई नीति में, ये भी स्पष्ट इस पे नहीं है।